दोस्तों, आइए हम कॉन्स्टिपेशन के कुछ कारण और उसके उपचार के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ या विबंध एक ऐसा लक्षण है जिसका के डेफिनिशन और कॉजेस बहुत वाइड और हर लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार का होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहली बात है कि बॉवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज होना। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन मल त्याग नहीं करते हैं या 3 दिन में एक बार उनको मल त्याग की इच्छा होती है। एक तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। हालांकि जो उनको स्टूल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो नॉर्मल होती है, बट उनको नित्य प्रतिदिन जो है वो मल त्याग की इच्छा नहीं होती, शौच जाने की इच्छा नहीं होती है। दूसरा एक प्रकार होता है कि जिसमें जो स्टूल है यानी कि मल है वो बहुत ही कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और उसको निकालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत ही टाइट स्टूल पास होता है। ठीक इसके विपरीत एक कंडीशन होती है कि जिसमें स्टूल नॉर्मल होता है, स्टिकी होता है, स्कैटर्ड होता है और उसकी बॉवल पूरा क्लियरेंस नहीं होता। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स को ऐसे भी होता है कि नॉर्मल बॉवल एक बार में क्लियर हो गई, लेकिन पूरा कहीं न कहीं उसका कुछ पोर्शन या छोटा पोर्शन अंदर रह जाता है। ऐसे पेशेंट्स भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल भी होता है और बहुत सारे लोगों को नॉर्मल स्टूल विद इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल। बहुत सारे लोग बार-बार इसी बहाने जो है मोशन जाते रहते हैं कि कुछ मोशन अंदर बचा हुआ है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ये भी एक फीलिंग बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। तो अब इसके क्या कारण हो सकते हैं कि जिस कारण से ये होता है? इसके कारणों को हम 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है डाइट से संबंधित। जो हमारी डाइट है उससे संबंधित, किस प्रकार की डाइट हम लेते हैं। फ्लूइड का बहुत कम मात्रा में लेना, साथ ही जो फाइबर रिच डाइट है जिसमें फाइबर बहुत कम है, उस प्रकार की डाइट का सेवन करना। फाइबर कम होने के कारण से जो है वो बल्क नहीं बन पाता स्टूल का और बल्क न बनने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। अब इसके बाद जो दूसरे कॉजेज़ आते हैं, वो कॉजेज़ आते हैं ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, जिसमें कि स्ट्रेस है, जिसमें कि इनएडिक्वेट स्लीप है, जिसमें कि कहीं न कहीं कुछ एंग्ज़ायटी या इस प्रकार की चीज़ें हैं जो ब्रेन से संबंधित हैं। लाइफ़स्टाइल, इंक्रीज़्ड स्ट्रेस लेवल है, ये भी हो सकते हैं। फिर कुछ कारण आते हैं जो कि आँत से संबंधित होते हैं। आँत में अगर हम आँत को एक अंग के दृष्टि से देखें तो उसमें एक वॉल है, बाहर की तरफ दीवार, भित्ति है और अंदर की ओर एक ल्यूमन होती है और एक उसकी गति होती है। आँत की गति यदि प्रॉपर है आँत की गति यदि प्रॉपर है तो निश्चित रूप से एक निश्चित अंतराल के बाद जो है वो स्टूल पास हो जाएगा। लेकिन यदि आँत की गति कम हो गई है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ न करना, एक जगह पर बैठे रहना, ये बहुत कॉमन सी कॉज़ है। जो अच्छी एक्सरसाइज़ करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, आउटडोर एक्सरसाइज़ करते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। साथ ही साथ कुछ डिजीज़ भी होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, बहुत लंबे समय तक चलने वाली क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ हो गई है, उनमें ऐसा हो गया। या फिर लीवर का जो फंक्शन है, जो लीवर से जो बाइल और जो निकल रहा है, क्योंकि वो डाइजेशन में मदद करता है, या पैनक्रियाज से जो प्रोटीन डाइजेस्टेंट हैं वो कम, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है, तो इस प्रकार से जो सिक्रीशंस हैं उनके कम होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हो जाया करते हैं। और आंतों की जो भित्ति है, दीवार है, उनमें कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से, तो उनकी जो कार्यशीलता है उसमें
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक कारण होता है, जिसमें कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कई पेशेंट्स को तो बार-बार स्टूल जाना पड़ता है और कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और साथ ही साथ जो दीवार भित्ति है इंटेस्टाइन की, उसमें डिफ़िकल्टी आ जाए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण से वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाए, नैरो हो जाए वो। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि नैरो होने के कारण से वो पूरा जो लिक्विड स्टूल है वो आगे नहीं जा पाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर उसमें इन्फेक्शन होता है तो लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो कभी लूज़ मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। आंत का जो अंदर का ल्यूमेन है वो कम हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसी के साथ-साथ जो न्यूरोमस्कुलर जो मैकेनिज़्म है, जैसे कि बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, उसमें वीक पड़ जाती हैं इंटेस्टाइन, उनमें भी ऐसा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, जिसमें कि ओपियम है, उससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ हैं, कफ सिरप हैं, इस प्रकार से वो भी कॉन्स्टिपेशन को उत्पन्न करते हैं। पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ डायरिया करती हैं, कुछ पेट में अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी कर देती हैं। शरीर से वॉमिटिंग के रूप में बहुत अधिक फ्लूइड लॉस हो जाए तो आगे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इनका तो फंक्शन बेसिकली होता ही है। साथ ही साथ एब्डोमिनल मस्कुलेचर्स का भी वीक हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो उस पे उतना कंप्रेशन नहीं डालती हैं। इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर के साथ-साथ एब्डोमिनल मस्कुलेचर का वीक हो जाना भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कॉन्स्टिपेशन किसी को होगा, तो उसकी बॉडी में फ्रेशनेस कम हो जाएगी। उसको फटीग रहेगा, उसको हेडेक भी हो जाता है, गैस फॉर्मेशन हो जाती है कई बार, क्योंकि प्रॉपर बाउल क्लियर ना होने की वजह से गैस फॉर्मेशन होती है, तो उसको हेडेक आना, थोड़ा गिड्डीनेस का अनुभव हो जाना, लिथार्जी होना, सुस्ती रहना शरीर में, इस प्रकार के कई अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो जाना और ऐसी व्यवस्था हो जाना जिसमें कि गैस भी पास ना हो और स्टूल भी पास ना हो और पेट फूलता चला जाए, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसके भेद भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो एक्यूट होता है जिसमें बिल्कुल भी पास नहीं होता, एक सब एक्यूट होता है जिसमें कि थोड़ा-थोड़ा पास होता रहता है और एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसमें कभी पास हो जाता है और कभी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमको पूरा इंटेस्टाइन की जाँच की जानी चाहिए। उसमें सीटी एब्डोमेन या एमआरआई एब्डोमेन किया जाना चाहिए कि आँत में कहीं रुकावट तो नहीं है, उसकी भित्ति में कोई सिकुड़न तो नहीं है, और फिर उसका आगे उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, उसमें सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि डाइट मॉडिफिकेशन किया जाना बहुत आवश्यक है। एक्टिव लाइफ़स्टाइल जिसमें एक्सरसाइज़ प्रॉपर होनी चाहिए। फूड में जो जिसमें फाइबर रिच डाइट है वो लेना चाहिए, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जिसमें बहुत सारी सलाड्स हैं, उनका प्रॉपर मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। मोटा आटा खाना चाहिए, बहुत पतला मैदा जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बल्क बनाने वाली चीज़ें जैसे ईसबगोल है उसका यूज़ किया जा सकता है। किसी भी कंडीशन में अब प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जो पर्गेटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग जो पेट को साफ करने वाली दवाइयाँ हैं उनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि सनाए है, जैसे कि क्रीमाफिन है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव होता है। इस प्रकार की चीज़ें यूजुअली नहीं की जानी चाहिए। सामान्य जो चीज़ें हैं जो सपोर्टिव हैं, जैसे कि ईसबगोल है, जैसे कि त्रिफला है, जैसे कि हरड़ है, अभयरिष्ट आदि हैं, इनका यूज़ बेसिकली किया जा सकता है। और यदि तब भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करके जो एक्चुअल बीमारी है उसका पता लगा के इलाज किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।